हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो भारतीय संविधान और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों में ये टॉपिक आते हैं। तब तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं मात्र क्विक रिवीजन के माध्यम से इस टॉपिक को पूरा करूँगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत सारा समय नहीं है। तो आप लोग एग्जाम में जाइएगा और अच्छा कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो, मेरा प्रयास अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, टॉपिक है कि भारत में संवैधानिक विकास। तो भारत में संविधान का किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से भारत का संविधान विकास करते करते लास्ट में भारत संविधान 1950 में बनकर तैयार हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि लिखित संविधान का जो रूपरेखा भारत में तैयार होती है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही तैयार होती है। जब भारत में कंपनी का शासन हो जाता है तो कंपनी अपना मनमानी करने लगती है बहुत ज़्यादा, और ब्रिटेन सरकार को उस तरह से लाभ नहीं हो पाता। तो ब्रिटिश सरकार कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे अधिनियम के माध्यम से उसे नियंत्रित करती है कंपनी को। तो कंपनी को नियंत्रित करने के क्रम में पहला अधिनियम जो आता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी रेगुलेट करना यानी नियंत्रित करना किसी कंपनी को। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत बार क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया एग्जाम में कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, यानी इसी को दिया गया। तो 1773, ध्यान रखिएगा। मैं जितना कुछ लिखा हूँ ये सारा क्वेश्चन ही है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। पहले देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है और इस एक्ट में सबसे पहले प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, अभी तक बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, वो गवर्नर था और उसे गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। यानी 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और पहला गवर्नर जनरल बनने वाला बंगाल का वो था वारेन हेस्टिंग्स, यानी वारेन हेस्टिंग्स को पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। एक बार फिर से, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, आप लोग बताइएगा। अब देखते हैं कि दूसरा क्या प्रावधान किया गया कि इसमें कलकत्ता में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1773 के एक्ट के तहत। 1774 में, एक वर्ष बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया। यह भारत का पहला कोई न्यायालय था, यानी उच्चतम न्यायालय में भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। और बाकी तीन अन्य न्यायाधीश थे जो चैम्बर्स थे, लिविंगस्टन और हायर। इसे याद करने का ट्रिक है कि लेफ्ट हैंड साइड से याद कर सकते हैं हम। एल से लिविंगस्टन, एस से हायट और एस से चैम्बर्स, ये लेफ्ट हैंड साइड से इसे याद कर सकते हैं। और तीसरा देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान किया कि कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने में मना कर दिया गया। जो कर्मचारी है वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते और भारतीयों से उधार यानी क्या होता है, उपहार नहीं ले सकते। ऐसा हो गया था कि जो कमजोरी के कर्मचारी थे वो बहुत ज़्यादा रईस होने लगे थे, बहुत ज़्यादा धनवान होने लगे थे और कंपनी लॉस में जा रही थी। तो ब्रिटिश सरकार को इसलिए इस पर नियम लाना पड़ा। अब देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी से पड़ी। भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव। इसके तहत क्या किया गया कि ये जो अंग्रेज था उसकी प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बम्बई में थी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों का नियंत्रण अब बंगाल से होने लगा। तो बंगाल में गवर्नर जनरल बैठने लगा और यहाँ का प्रशासन करने लगा। इससे पहले सब जगह का प्रशासन अलग अलग गवर्नर करते थे। तो इसलिए यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ये चार टॉपिक इसमें आते हैं। अब देखते हैं दूसरा, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इस पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत में दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। इससे पहले बंगाल में, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लाया, तो वो लाया था रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था बंगाल में द्वैत शासन। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में पहली बार द्वैत शासन कब आया, तो ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट रहता है, पिट्स का इंडिया एक्ट, इसी के माध्यम से पहली बार भारत में दोहरे प्रशासन की नींव लाई गई। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, घुमा कर आप लोग बता पाइएगा। और बहुत बार ये पूछा गया है कि पिट्स का इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 ईस्वी को कुछ लिया रहता है। तो देखते हैं कि दोहरे प्रशासन का, तो दोहरे प्रशासन का नींव इसलिए हुआ कि इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कंपनी अब शासन करने लगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है कि ये व्यापारिक
जितने मामले होते थे भारत में उसका हिसाब, उसका मामला कौन देखता था? द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था। ठीक है, तो देखते हैं कि दोहरे प्रशासन नियम भारत में पड़ा। भारत में अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से शासन किया जाएगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से होता था कि कंपनी का जो व्यापारिक हिसाब जो लेखा जो होता था वो जो करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। व्यापारिक काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और अभी कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करेगा? ये राजनीतिक काम, यानी किसी देश के साथ, किसी रियासत के साथ संधि करना है, झगड़ा करना है या सेना भेजना है, सेना पर ज़्यादा खर्च करना, तो ये काम करेगा कौन? कोर्ट ऑफ कंट्रोलर। तो इस तरह से भारत में द्वैत शासन का स्टार्ट हो गया। तो अभी तक व्यापार करने का काम हो या फिर शासन करने का काम हो, किसी के साथ झगड़ा करने का काम हो, संधि करने का काम हो, ये काम खुद ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। लेकिन अब इससे 1784 से दोहरा प्रशासन का नींव पड़ा। तो आई होप आप लोगों ने ये सब समझ लिया होगा। अब देखते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी का वेतन अब ब्रिटिश सरकार नहीं दे रही थी, अब ये भारत के खजाने से कंपनी का कर्मचारियों का वेतन दिया जाने लगा। तो ये भी याद रखेगा कि कंपनी के जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनका वेतन अब भारत से दिया जाने लगा 1793 के एक्ट के माध्यम से। चलिए अब देखते हैं कुछ और एक्ट। तो जो अब आता है ये 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से ये 3-4 प्रावधान किए गए थे जो हमेशा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। पहला है कि कंपनी का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया कब? तो कंपनी के एकाधिकार को सिर्फ समाप्त करके सिर्फ ये व्यापार करेगा चीन और चाय के साथ, यानी चाय का व्यापार करेगा भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी और चीन के साथ व्यापार करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी सारे जो व्यापार थे, कपड़ा का व्यापार था, मसाला का व्यापार था, इन सारे व्यापार को करने के लिए और सारी कंपनियां ब्रिटेन से आएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी के अधिकार को समाप्त किया जाएगा। तो 1813 के चार्टर में से और चाय चीन के साथ इसके व्यापार का अधिकार रखा गया। अब कंपनी का जो अधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के कार्यकाल को और 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया इसी एक्ट के माध्यम से। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में अब तीसरा क्या प्रावधान किया गया कि भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन किया गया कि भारत में अब ईसाई लोग आए और ईसाई धर्म का प्रचार करे। तो कानूनी मान्यता कब दी गई? 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन होने लगा भारत में, ये प्रावधान 1813 में कर दिया गया। चौथा प्रावधान क्या किया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करना आरम्भ कर दिया गया। कब से? 1813 में। तो 1813 में क्या क्या प्रावधान किया गया? ये 4 प्रावधान थे, हम लोग देखते हैं। पहला, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चीन चाय के साथ व्यापार रखा गया। दूसरा, एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तीसरा, ईसाई मिशनरियों का आगमन भारत में किया गया 1813 में। और चौथा क्या किया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा शिक्षा पर, भारतीयों की शिक्षा पर। ये सारे प्रावधान 1813 में किया गया। अब देखते हैं 1833 का चार्टर है। 1833 का चार्टर है, इसमें क्या क्या प्रावधान हुए? तो इसमें जो प्रावधान होता है कंपनी के एकाधिकार जो चाय और चीन तक सीमित था कि चाय और चीन का व्यापार सिर्फ कंपनी करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, अब उसे पूर्णतः समाप्त कर देगा। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः कब समाप्त कर देगा? तो 1833 होगा। और आंसता पूछेगा तो 1813, लेकिन पूर्णतः अब कंपनी है ना जो व्यापार नहीं करेगी, अब कंपनी क्या करेगी? 1833 के बाद सिर्फ शासन करेगी। तो कंपनी के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और कंपनी अब शासन करेगी। अब भारत में कंपनी सिर्फ शासन का काम करेगी, व्यापार नहीं करेगी। ये कब किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया, 33 के चार्टर में। अब देखते हैं, अब जो गवर्नर जनरल था, अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जो अभी तक गवर्नर जनरल था ना, अब उसका पोस्ट को बढ़ा दिया गया, अब वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अभी तक बंगाल के गवर्नर का प्रावधान था, ये प्रावधान 1773 के चार्टर एक्ट में किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा बंगाल का। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका भी प्रमोशन हो गया, अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया 1833 से चार्टर एक्ट में। और पहला जो गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? सॉरी, विलियम बेंटिक थे। कौन थे? तो विलियम बेंटिक।
विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम बेंटिक। तो इस तरह से याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट में। और पहला गवर्नर जनरल जो बनने वाला था वो विलियम बेंटिक था। इसी ने सती प्रथा को अंत किया था। अब देखते हैं कि अब इसमें क्या प्रावधान किया गया। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया कि इसमें विधि सदस्य, अब भारत में जो गवर्नर की परिषद थी इसमें चौथा सदस्य विधि आयोग की नियुक्ति किया गया। विधि आयोग की नियुक्ति की गई 1833 के चार्टर एक्ट में। और इस विधि आयोग का जो अध्यक्ष बनता है वो लॉर्ड मैकाले बनता है। तो विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बनता है? लॉर्ड मैकाले ने। और 1834 में मैकाले ने की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। तो देखते हैं 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन भी किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। अब देखते हैं चौथा प्रावधान क्या किया गया। तो चौथा प्रावधान है कि दास प्रथा, यानी जो दास प्रथा थी जो दास प्रथा था उसका उन्मूलन का प्रावधान किया गया 1833 के एक्ट के तहत। दास प्रथा का उन्मूलन का प्रावधान किया गया 1833 में। और मूल रूप से दास प्रथा इसके 10 वर्ष बाद यानी 1843 में खत्म कर दिया गया। किसने? तो दास प्रथा का उन्मूलन का प्रावधान लाया गया था 1833 के एक्ट में। और इसे खत्म कर दिया गया कौन था? तो 1843 में। 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। इस अधिनियम के बाद जो होता है, भारत का जो शासन है वो क्राउन के हाथों में चला जाता है। तो भारत का शासन अब क्राउन के हाथों में चला जाता है, यानी अब कंपनी शासन जो करी थी, कंपनी 1833 तक शासन करने का अधिकार दे दिया गया था। 1858 में उसका अधिकार अब खत्म कर दिया गया। अब कंपनी ना व्यापार करेगी ना शासन करेगी। अब उसे कभी भी भंग कर दिया जा सकता है, इसमें फरमान आया। और 1858 के तहत ही तो भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों यानी ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अधिनियम के माध्यम से जो ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, जितने भी अधिकार समाप्त कर देंगे और शासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। कंपनी को कभी भंग करने का प्रावधान किया गया। अब देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो द्वैत शासन थी भारत में चली आ रही थी 1834 के पिट्स इंडिया एक्ट से, उसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी भंग कर दिया गया। यानी कंपनी को भी भंग कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दोनों को भंग कर दिया गया। यानी द्वैत शासन में चली आ रही थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, इस अधिनियम में इसे भी भंग कर दिया गया। अब क्या किया गया? इसे भंग कर दिया तो शासन करने के लिए भारत में कोई चाहिए, तो 15 सदस्यों का भारत परिषद का निर्माण किया गया। यानी भारत परिषद का निर्माण किया गया। इसी के माध्यम से ब्रिटेन का जो राजा था, महारानी थे, शासन करने लगे। इसमें 8 ब्रिटिश सदस्य और 7 कंपनी के शासन थे। तो 15 सदस्य में 8 ब्रिटिश सदस्य और 7 कंपनी के शासन थे। इसके माध्यम से ही कंपनियां शासन सरकार अब शासन करेगी। अब क्या देखते हैं कि भारत में राज सचिव यानी भारत का राज सचिव या भारत के मंत्री का प्रावधान लाया गया। भारत में राज सचिव और राज के मंत्री का प्रावधान लाया गया 1858 में। अब देखते हैं जो गवर्नर जनरल था भारत का, यानी भारत का जो गवर्नर जनरल था, अब उसे भी चेंज करके वायसराय बना दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया वायसराय। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसी अधिनियम के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था अब उसका नाम चेंज कर दिया गया और वायसराय कर दिया गया। और भारत का प्रथम जो वायसराय था वो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। तो आप लोगों ने देखा पहले गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। फिर वो जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब भारत का गवर्नर बना दिया गया 1833 के चार्टर में। अब जो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया अब उसे भी खत्म करके अब उसे क्या बना दिया? वायसराय बना दिया 1858 के एक्ट में। ये अब रानी का प्रतिनिधि बन गया। ये सब कंपनी के प्रतिनिधि थे, लेकिन अब ये रानी का प्रतिनिधि बन गया। अब ये रानी को ही अपना रिपोर्ट देगा। और लास्ट क्या किया गया? तो मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अभी तक जो मुगल सम्राट था उसके पद को समाप्त कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1857 की क्रांति में जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसकी हार हो जाती है और उसे रंगून भेज दिया जाता है। तो इस तरह से ये सारे एक्ट के माध्यम से हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा और बहुत अच्छे से समझ के जाना। तो आप लोग को किस तरह से समझ में आता है तो मेरे साथ बने रहिए और
अब कोई और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।